सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड उससे भी ज्यादा अच्छी आपकी नीट प्रिपरेशन होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, बट बीच में कुछ क्लासेस डिले हुई, क्लासेस नहीं ले पाई मैं बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट आप टेंशन ना ले, आगे हम क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। एंड क्लासेस नहीं हो पाई उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ आप सभी से। और आगे क्या करेंगे, क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। सो प्लीज मैं चाहती हूँ आप लोग सपोर्ट करें और देखें क्लासेस, समझ आएंगे आपको क्लासेस, ठीक है। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम, मूल कॉन्सेप्ट। उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट किया हमने। उसके बाद आज की क्लास में हम मूल कॉन्सेप्ट, हमारा जो मेन टॉपिक है मूल कॉन्सेप्ट, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले बीच में एक और टॉपिक आएगा जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का परमाणुवीय सिद्धांत, ठीक है। वो छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेंगे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि क्लास को आप एंड तक देखें, और जिन्होंने भी पीछे क्लासेस नहीं देखी वो प्लीज पीछे की 3 जो क्लासेस है उनको अच्छे से देखें, जिससे क्लैरिटी आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। इतना समझ आया। उसके बाद में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर पर जाकर आरएनएम एकेडमी आपको डाउनलोड कर सकते। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आरएनएम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि यूट्यूब पे तो चैनल आप सब्सक्राइब कर ही देंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि क्या है, मूल कॉन्सेप्ट या मूल अवधारणा। आज हम यही पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का परमाणुवीय सिद्धांत। डाल्टन का परमाणुवीय सिद्धांत, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके अंदर डाल्टन ने सन 1808 में, ठीक है, कुछ सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों को हम लिखेंगे एक एक करके और समझते जाएंगे कि किस टाइप से बताए गए, ठीक है। पहला सिद्धांत क्या है, डाल्टन का पहला परमाणुवीय सिद्धांत क्या था। फर्स्ट लिखते हैं हम कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से, अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ का निर्माण करना है तो उसके लिए सबसे छोटी से छोटी इकाई हमें क्या चाहिए होती है, परमाणु चाहिए होता है, ठीक है। तो यही बात बताई गई है कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटे कण की हमें आवश्यकता होती है, क्या बोलते हैं उसे, परमाणु। और जिससे किसका निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसे अविभाज्य क्यों बताया गया, अभी हम जानते हैं कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, बट ये सिद्धांत कब दिया गया, 1808 में। साइड में हम लिख लेते हैं 1808 में, ठीक है। उस टाइम ये नहीं क्या था कि हम परमाणु के अंदर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस टाइप से। उस टाइम डाल्टन ने क्या बताया कि एक पदार्थ को छोटे से छोटे या सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ माना जाता है, जो कि परमाणु कहलाते हैं, ठीक है। और जो अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य मतलब जिन्हें और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे अणु है, ठीक है। अब अणु को हम विभाजित करके परमाणुओं में विभक्त कर सकते हैं, पर क्या परमाणुओं को और विभाजित किया जा सकता है, अभी के टाइम में हाँ हम जानते हैं और विभाजित कर सकते हैं, पर पहले के टाइम में सन 1808 में ये चीज नहीं पता थी। तो क्या बताया
कि पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों, यहाँ अविभाज्य कणों का यूज किया गया जो कि क्या है, परमाणु है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट था समान तत्वों के ऐसे तत्व जो समान हो। ठीक है, समान तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार, द्रव्यमान, आकार तथा आकृति, निम्न गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं। क्या बताया गया कि कोई भी ऐसे दो तत्व हैं जो कि क्या है, समान है, तो समान तत्वों के परमाणु भी समान होंगे। सपोज हमने N2 और N2 एग्जांपल लिया, दोनों साइड N2 है, तो उनमें परमाणु क्या है, नाइट्रोजन का। दोनों क्या होगा, द्रव्यमान समान होगा, किनका, परमाणु का। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान समान हो गया, परमाणु का आकार समान हो गया, उनकी आकृति समान हो गई। किनके लिए, समान तत्वों के लिए। तो समान तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान समान होंगे, परमाणु के क्या होंगे, द्रव्यमान समान होंगे, इनके आकार समान होंगे, इनके आकृति समान होगी। ठीक है, शेप और साइज सेम होंगे। आगे बात करते हैं हम। अभी हमने की समान के बारे में, अगर बात करें भिन्न भिन्न तत्वों के बारे में, भिन्न भिन्न मतलब जो डिफरेंट तत्व है, अलग अलग तत्व है, भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के लिखते हैं, तत्वों के परमाणुओं का लिख देते हैं। परमाणु का द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट है ना, डिफरेंट, भिन्न भिन्न होता है। ओके, तो क्या बताया गया है कि कोई भी दो तत्व है, दोनों अलग अलग है। एग्जाम्पल ले, एक साइड O2 ले लिया, एक साइड N2, तो O2 में ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, N2 में नाइट्रोजन के परमाणु होंगे, तो क्या दोनों सेम होंगे, नहीं, तो द्रव्यमान इनके अलग अलग होंगे। उसके अलावा एक चीज और है, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तथा इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होता है ना, सेम बात कि भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात आपको समझ आई, थर्ड स्टेटमेंट आपको समझ आया कि ऐसे कोई भी दो तत्व जो अलग अलग है, जो डिफरेंट है, उनके द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे और उनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट, जो कि क्या होगा, समान तथा भिन्न भिन्न, समान तथा भिन्न भिन्न, समान या तो समान और या फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, परमाणु आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं जो कि एक निश्चित अनुपात, या हम बोलें एक सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं,
संयोजित होते हैं। तो क्या बताया गया यहाँ पे कि समान या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक बनाएंगे और ये यौगिक एक निश्चित अनुपात या एक सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। इसका मतलब यहाँ पे सरल पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या आप जानते हैं, पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है? पूर्ण संख्याएं 0 to इनफाइनाइट, 0 1 2 3 इस टाइप से चलती रहती है, कहां तक? अनंत तक। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? एक सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं। कब? जब अलग अलग या तो अलग अलग या फिर समान तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो ये क्या करेंगे? एक निश्चित अनुपात या एक सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं, संयोजित होंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या बता दी। किस टाइप से, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे CO लिखा, ठीक है, एक हमने लिखा NH3, CH4, इस टाइप से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन एक और ऑक्सीजन भी एक, मतलब 1:1, 1:1। ठीक है, उसके बाद में NH3 में आप देखेंगे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 1:3। कार्बन आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इस टाइप से ये सरल पूर्ण संख्या अनुपात में क्या करते हैं? संयोजित होते हैं। जैसे अब ये सरल पूर्ण संख्या कैसे हम देखेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सरल पूर्ण संख्या है, एक सिंपल रोल नंबर है, उसके अलावा 2 भी है, 3 भी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 1:1, 1:3, 1:4 इस टाइप से होंगे। राइट, तो आपको समझ आया किस टाइप से संयोजित होंगे? एक सरल पूर्ण संख्या या फिर एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि होगा दो तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर, दो तत्वों के परमाणु अलग अलग अनुपात में मिलकर, तत्वों के परमाणु अलग अलग अनुपात में मिलकर एक से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या बता रखा है यहाँ पे कि कोई भी 2 तत्व हैं, ठीक है, वो 2 तत्व, उन 2 तत्वों के परमाणु अलग अलग अनुपात में मिलकर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। किस टाइप से? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे? सेम भाई, CO का एग्जाम्पल ले लेते हैं। CO2, C2O2, इस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 1:1, जब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, 1:1 में जुड़े हैं, दूसरा 1:2 में और तीसरा 2:2 में। इस टाइप से आप देख पाएंगे कि किन्हीं भी 2 तत्वों के, यहाँ पे कौन कौन से तत्व है? कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, किन्हीं भी 2 तत्वों के परमाणु अलग अलग अनुपात में जुड़कर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, तो अलग अलग यौगिक बन गए ना। तो क्या होगा? अलग अलग अनुपात में जब मिलेंगे तो यौगिक भी अलग अलग बनेंगे। ठीक है, 6 पॉइंट पे आते हैं। 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट यहां नीचे लिख लेते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। क्या बता रखा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, इसके अंदर ना तो परमाणु बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। होगा क्या, यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु या तो रीअरेंज होते हैं ना, और या हम इसको बोले रीऑर्गेनाइज होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं या फिर पुनर्संगठित होते हैं। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम देखेंगे अलग टाइप से होगा, बट रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु ना तो बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं, क्या होता है, परमाणु रीअरेंज होते रहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, परमाणु ना तो बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं, परंतु ये रीऑर्गेनाइज मतलब पुनर्संगठित, या हम बोलें रीअरेंज मतलब पुनर्व्यवस्थित होते रहते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते रहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं जहां पे परमाणु से अणु निकालना है। क्या करना है, यहाँ पे परमाणु दे रखे हैं, उससे हमें अणु निकालना है। ऐसा जब भी हमें करना होता है हम क्या करते हैं, एटॉमिसिटी से डिवाइड करते हैं। अब एटॉमिसिटी होती क्या है, जिन्होंने भी लास्ट क्लासेस देखी है उन्हें पता होगा किस टाइप से हमने पढ़ा है एटॉमिसिटी को। लगभग हमने सेकेंड थर्ड क्लास में अच्छे से पढ़ा ना। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी या परमाणु। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, परमाणु से अगर अणु आपको ज्ञात करने हो तब आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो परमाणु आपको दे रखे हैं वो लिख लेते हैं और नीचे एटॉमिसिटी लिखते जाते हैं। एटॉमिसिटी जैसे हम फर्स्ट में देखें CH4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करनी है, स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही हमें हाइड्रोजन दे रखा है। क्या करेंगे, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी देखेंगे। अब एटॉमिसिटी कितनी होगी, 4 हाइड्रोजन है तो एटॉमिसिटी भी 4 हो जाएगी। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 30 से। ठीक है, इस टाइप से सब में डिवाइड करके देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्व करना। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले परमाणु कितने हैं, परमाणु दे रखे हैं हमें 30, किसके, हाइड्रोजन के परमाणु दे रखे हैं। अगर हम फर्स्ट में ट्राई करें तो यहाँ क्या है, CH4 में हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 4। कितनी होगी परमाणुकता, 4। एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पे, 4। अब क्या करेंगे, जितने परमाणु दे रखे हैं, परमाणु उनका भाग दे देंगे हम किससे, परमाणुकता से। लास्ट क्लासेस में हमने कैसे देखा था, एटॉमिसिटी हम कैसे देखते हैं, अगर हमें अणु से परमाणु ज्ञात करना है, ठीक है, क्या करना है, मॉलिक्यूल से ठीक से लिखते हैं, मॉलिक्यूल से अगर हमें एटम फाइंड करना है, कैसे करते हैं, इनटू एटॉमिसिटी। और जब एटम से हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड करने होते हैं क्या करते हैं, डिवाइड एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या है, परमाणुकता। परमाणुकता को हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिसिटी। और परमाणुकता होती क्या है, परमाणुकता क्या होती है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणुकता। ठीक है, एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमने देखा
कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु देखने हैं, कि हाइड्रोजन के 30 परमाणु उपस्थित होने चाहिए। इनमें से कौन से में हाइड्रोजन के 30 परमाणु उपस्थित है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 30 है। उसके बाद में फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है उसको चेक करते हैं कि करेक्ट है या नहीं है। क्या करेंगे, CH4 लेंगे। CH4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हम देख पा रहे हैं, और जितने हाइड्रोजन है, जितने परमाणु है, वही क्या होगी, परमाणुकता। तो यहाँ पे परमाणु जितने दे रखे हैं उनको परमाणुकता से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाते हैं हमें, अणु मिल जाते हैं। ठीक है, अणु मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 30 को डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करें, 30 जितने परमाणु है वो, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, परमाणुकता कितनी आई है, 4। ये हमने ऑप्शन ए वाला किया है, ऑप्शन ए के लिए किया है अभी तक, कि ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं है वो हमने चेक किया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, ऑलमोस्ट 7.5। ठीक है, मतलब 7.5। इतने अणु क्या आपको दिख रहे हैं फर्स्ट में, नहीं, यहाँ तो 10 अणु है, मतलब ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड ऑप्शन बी वाला चेक करते हैं। बी में क्या करेंगे, ऊपर तो लिख देते हैं 30, बी में किसके लिए याद करना है, C2H6 के लिए। यहां पे आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 6। क्या करेंगे, परमाणुओं से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 5। ऑप्शन सेकंड में आप देखो, क्या 5 अणु मिल रहे हैं, 5 अणु नहीं है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। थर्ड चेक करें, थर्ड चेक करते हैं, चलिए, ये हमें अणु प्राप्त हो गए, ये भी अणु है, बट आंसर सही नहीं था। सी चेक करते हैं, सी में क्या है, किसके बारे में चेक करना है हमें, C4H10। ठीक है, C4H10 में सीधा लिख लेते हैं हाइड्रोजन की परमाणुकता। ठीक है, किसकी, हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 10। तो 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 30 क्या था, स्टार्टिंग में जितने हमें हाइड्रोजन दे रखे थे, ठीक है, 30 दे रखे है ना, तो 30 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या आई है परमाणुकता, 10। क्या आंसर आया, 3। ठीक है, 3 आंसर आया, 3 अणु। और आप बताइए कि ऑप्शन नंबर 3 में क्या 3 अणु ही दे रखे हैं, 3 अणु ही दे रखे हैं, राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ आया, ठीक है, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हमने याद किया, और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अणु से परमाणु कैसे चेंज करेंगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और परमाणु से अणु चेंज करना है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा। वो आप लोग कहेंगे कि मैम नॉर्मली मोल कॉन्सेप्ट अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा, एक मोल की वैल्यू क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, जो होती है 6.022 10⁻23। आप तो बोलेंगे कि मैम सीधा लिख देते हैं, इतना क्या करने की जरूरत है, सीधा लिख देते हैं कि एक मोल की वैल्यू 1 मोल क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर, Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, अवोगाद्रो संख्या क्या वैल्यू होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, सब बोलेंगे इसको इतना डिफिकल्ट बनाने की क्या जरूरत है, सीधा यही लिख सकते हैं। बट डेफिनेशन हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वैल्यू आई, ये वैल्यू हमें मिली कैसे। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में एक मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, एक मोल क्या होता है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित इकाइयों की संख्या। अब इकाइयां क्या है, इकाइयों से मतलब है यहाँ पे कणों की संख्या, कण होंगे, जैसे परमाणु की बात करते हैं तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित
इकाइयों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, एक मोल बोलते हैं। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें और ये वैल्यू हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से आगे देखें किस तरीके से कार्बन 12 के एक परमाणु का हमने द्रव्यमान ज्ञात किया और उससे लास्ट में वैल्यू तो यही आनी है। ठीक है, वैल्यू तो यही आनी है, बट किस टाइप से आई है वो हम देखते हैं कि अवोगाद्रो संख्या ये 6.022 10 to the power 23 किस टाइप से आया है वो देखते हैं। ठीक है, एक मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है एक मोल, वो लिखने जा रहे हैं हम। एक मोल को एल लगा के लिखते हैं, एक मोल को कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित इकाइयों की संख्या इकाइयां ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, कण है ना, कणों की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इकाइयों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, एक मोल क्या होगा, कार्बन 12 की 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या या फिर बोले इकाइयों की संख्या। स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयोग से एक वैल्यू हमें मिलती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयोग से कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.992 into 10 to the power minus 23 ग्राम। तो ये वैल्यू प्रयोग से मिली है। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल किया उससे ये वैल्यू मिली कि स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयोग किया। ठीक है, उससे वैल्यू मिली कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1.992 10 to the power minus 23 इन ग्राम्स। ठीक है, ये वैल्यू किसी प्रयोग से हमें प्राप्त हुई है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे, बुक उठा के आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी से कितना होता है 1.992 10 to the power minus 23 ग्राम्स में। ओके, अब आप देखेंगे कि एक परमाणु का 1.992 into 10 to the power minus 23 ग्राम्स, ये क्या है, द्रव्यमान है किसका, एक कार्बन 12 परमाणु का। ठीक है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, ये वैल्यू। ठीक है, जब हम 1 ग्राम के लिए निकालेंगे कि 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 1 ग्राम के लिए कितना होगा, क्या वैल्यू मिलेगी 1/1.992 into 10 to the power minus 23। ठीक है, जब हम 12 ग्राम के लिए, हमें कार्बन 12 का 12 ग्राम चाहिए ना, तो क्या करेंगे 12 ग्राम के लिए निकालेंगे तो क्या करें 12 से इंटू कर देते हैं 1/1.992 10 to the power minus 23। और जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में आपको आंसर मिलेगा 6.022 10 to the power 23। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप इस वैल्यू को, यही सेम वैल्यू आएगी जो कि क्या है, एक मोल या फिर क्या बोले इसे, अवोगाद्रो संख्या Na से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयोग द्वारा क्या ज्ञात किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयोग से ये दिया जाता है कि एक कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1.992 10 to the power 23 माइनस का 23 ग्राम। उससे हमने देखा कि हमें लास्ट में एक मोल की वैल्यू ये मिलती है। ठीक है, पहले हम रटते आए थे कि Na की वैल्यू या अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू ये होती है। ठीक है, आज हमने
देख भी लिया पूरी तरीके से कैलकुलेट करके आगे। हाँ, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू हमें मिलेंगी। तो मेन पॉइंट हमने क्या देखा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एक मोल होता क्या है? एक मोल क्या होगा? कार्बन 12 में परमाणु, कार्बन 12 के 12 ग्राम में 12 ग्राम में परमाणु, ठीक है। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, उन्हीं को ही क्या बोल रहे हैं, एक मोल, ठीक है। क्या वैल्यू आती है? 6.022 10 टू द पावर 23। इसको 6 इंटू 10 टू द पावर 23 भी लिखते हैं, ओके। इसे Na भी लिखते हैं। Na क्या है? अवोगाड्रो अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। या हिंदी में लिखें अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो संख्या, ओके। उसके बाद इसे N0 से भी डिनोट करते हैं। Na सोडियम नहीं समझना है, Na क्या है यहाँ पे, अवोगाड्रो संख्या है, ठीक है। सभी से क्या समझ आया हमें कि एक मोल होता क्या है? क्या है एक मोल? एक मोल की वैल्यू क्या होती है? 6.022 10 टू द पावर 23, ओके, जिसे हम Na से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये समझ आया। इसके बाद में एक बहुत अच्छी वैल्यू लिखते हैं हम कि अगर आप एक AMU को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक बहुत अच्छा आंसर आता है। क्या आंसर आएगा? 1, एक मोल लिख लेते हैं, एक मोल इंटू, एक मोल नहीं लिखता है, एक मोल लिखो, अवोगाड्रो संख्या लिखो, बात एक ही है, बट यहाँ पे हम अवोगाड्रो संख्या लिखते हैं, ठीक है। एक AMU से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है जो कि क्या है, 1, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी आप अवोगाड्रो संख्या को, अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो संख्या को जब एक AMU से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या वैल्यू आती है, 1। अब इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? अवोगाड्रो संख्या अभी हमने लिखी थी 6.022 10 टू द पावर 23। एक AMU की वैल्यू क्या होती है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 इन किलोग्राम्स, और ग्राम्स में कितनी होती है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। किसकी वैल्यू है? एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, ठीक है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है? 1। अगर आपको ऐसे भी दिया हो कि एक मोल इंटू एक AMU तो क्या वैल्यू आएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से समझ क्या आया, एक मोल है क्या? एक मोल एक संख्यात्मक पूर्व लगन है, ठीक है, संख्यात्मक पूर्व लगन, जिसे किसी भी आप टर्म के आगे लगाते हो तो वो टर्म 6.022 10 टू द पावर 23 या हम बोले अवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या है एक मोल? एक संख्यात्मक पूर्व लगन है। क्या है यहाँ? संख्यात्मक, अच्छे से लिखते हैं, संख्यात्मक पूर्व लगन, ठीक है। इंग्लिश में लिखे तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ओके। जैसे हमने लिखा कि एक मोल की वैल्यू क्या होती है? 6.022 10 टू द पावर 23, ठीक है। यह हम Na भी लिखते हैं। आपको अगर किसी ने बोला कि एक मोल परमाणु
1 मोल परमाणु, तो आप क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ओके, अगर आपको दिया हो कि 2 मोल अणु, 2 मोल अणु, तो सबसे पहले 2 लिख लेते हैं। मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 और अणु लास्ट में अणु लिख देंगे। ठीक है, यहां पे हम शायद लिखना भूल गए, कार्बन 12 परमाणु, यहां भी लिख देंगे कार्बन 12 परमाणु। ठीक है, अब अगर आपको बोले कि 3 नहीं 5 लिखते हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन हमने लिखा, तो सबसे पहले 5 लिख लेंगे। मोल मतलब 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कोई आपको बोले 10 मोल 10 मोल्स प्रोटॉन, क्या लिखेंगे आप 10 इंटू 6.022 10⁻23 प्रोटॉन। ठीक है, इतना समझ आया किस तरीके से हम लिखेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिया ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5C6H12O6। क्या है ये? ग्लूकोज, सभी जानते हैं ग्लूकोज है। तो यहां पे आप देखेंगे मोल भी लिखना था यहाँ पे, 5 मोल 5 मोल कितना हो जाएगा 5 इंटू 6.022 10⁻23 ऑफ ग्लूकोज लिखेंगे, और या फिर क्या लिखेंगे C6H12O6। ओके, इस टाइप से, या फिर ये क्या है अवोगाद्रो संख्या है, तो क्या लिखेंगे 5Na ऑफ C6H12O6। अगर आपको यहाँ पे पूछ ले कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी एटॉमिसिटी क्या क्या है, एटॉमिसिटी हम जानते हैं किस तरीके से फाइंड करनी है। बस यहाँ पे अगर मोल दे रखा है तो स्टार्टिंग में जितना मोल दे रखा है 5 मोल दे रखा है, उस 5 मोल को आप लिख लो। उसके बाद में सारी, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सभी की आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या पूछेंगे आपसे? अगर पूछ ले कि कितने परमाणु हैं, पूछ ले आपसे कार्बन के परमाणु कितने हैं, फिर आपसे पूछ ले हाइड्रोजन के परमाणु, फिर ऑक्सीजन के परमाणु। ठीक है, किस टाइप से होंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 5 मोल दे रखे हैं, 5 मोल दे रखे हैं, तो यहाँ पे 5 Na लिख लेंगे। ठीक है, मोल मतलब अवोगाद्रो संख्या, 1 मोल मतलब 1 अवोगाद्रो संख्या है ना। अवोगाद्रो संख्या से क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद में एटॉमिसिटी, कार्बन की एटॉमिसिटी, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको 6 कार्बन, 6 से इंटू कर दो। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले इन सब में 5Na लिख लेते हैं, 5Na, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ग्लूकोज दे रखा है, कितना दे रखा है 5 मोल। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या लिख लिया, सभी के 5 मोल लिख लिया, 5Na लिख लिया। उसके बाद में एटॉमिसिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको 6, तो 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, और ऑक्सीजन कितने हैं 6। ठीक है, 30, 60, 30, Na तो आ ही जाएगा लास्ट में। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर मोल दे रखा हो, ठीक है, जितने भी मोल 5 मोल 10 मोल, ठीक है, वहां पर अगर आपको परमाणु ज्ञात करने हैं,
किस तरीके से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आगे जो जितने भी मोल दे रखे हैं वो लिख लो, उसके बाद में एटॉमिसिटी लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, एग्जांपल लेते हैं, 1 मोल सिल्वर, सिल्वर का है ना, एजी मतलब सिल्वर, सभी जानते हैं आप सभी, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको? 6.022 इंटू 10⁻23, नीचे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं यहीं पे ठीक है, ऑफ एजी, या फिर क्या लिखेंगे? एजी एटम है ना, एजी परमाणु दे रखा है यहाँ पे, सिल्वर का परमाणु दे रखा है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु एजी के, या फिर क्या बोलेंगे 10⁻23 एजी का, एजी के परमाणु, ठीक है। इस टाइप से लिखेंगे किसको? अगर आपको 1 मोल सिल्वर का सॉलिड दे रखा हो, ठीक है, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में अगर आपको दे रखा हो। एक एग्जांपल और देखते हैं, ऊपर हमने ग्लूकोज का देख लिया, सिल्वर का देख लिया, एक एग्जांपल देखते हैं, तो देखिए एग्जांपल H2O का देखते हैं, चलिए ठीक है, H2O का एग्जांपल देखते हैं। 3 मोल H2O, ठीक है, यहाँ पे 3, सबसे पहले लिखेंगे 3 मोल मतलब अवगाद्रो संख्या, H2O H2O अणु, ठीक है। क्या करेंगे? Na की वैल्यू 6.022 10⁻23 H2O अणु, ओके। अब यहां पे अगर आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, और या फिर आपसे पूछ ले ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु किस तरीके से बताएंगे आप? सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 मोल दे रखे हैं, क्या करेंगे 3Na इंटू करेंगे हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको H2 में? 2 दिख रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी 6Na, ओके। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको? 1, तो 3Na 1 से इंटू करेंगे 3Na ही आ जाएगा। इस तरीके से क्या करना है आपको, जब भी पीछे आपको मोल दे रखे हो, क्या करेंगे अवगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पीछे अगर आपको परमाणु, अणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कुछ भी दे रखा हो, वो आप एज इट इज लिख देंगे, जैसे यहाँ पे H2 अणु लिखा हमने। आगे चले, मोलर मास, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। अगर आपको किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या देखनी है, कहाँ लिखी होती है? ऊपर ZXA के फॉर्म में लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या A होती है, ऊपर लिखी होती है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में लिखी होती है। जब आपको एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना, देखिए कि किसी एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं किसको? एक AMU को, एक AMU, या फिर हम बोले एक मास ऑफ प्रोटॉन या एक मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.66 10⁻27 इन kgs, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। द्रव्यमान संख्या भी हमने देखी किस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब अगर आपको बोले कि मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान आप कैसे ज्ञात करेंगे, मोलर मास कैसे ज्ञात करेंगे, और इसको हम ग्राम मोलर मास भी बोलते हैं, और ग्राम मोलर मास या ग्राम मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझे,
ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन में द्रव्यमान संख्या कितनी है? 16। 16 द्रव्यमान संख्या है। कितनी है द्रव्यमान संख्या? द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? 16। ओके। अब अगर आपको ऑक्सीजन के, ठीक से लिखते हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान अगर ज्ञात करना है, द्रव्यमान अगर ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान संख्या ए को अगर इंटू करते हैं 1 AMU से, द्रव्यमान संख्या को ए से ही डिनोट करते हैं ना, क्या लिखें? द्रव्यमान संख्या 1 AMU कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमें मिल जाती है। अब द्रव्यमान संख्या आपको पता है कितनी है? 16 है, 16 है। उसके बाद में एक मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इस और या फिर हम 1 AMU भी लिख सकते हैं, 1 AMU। तो क्या वैल्यू आई? 16 AMU। उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है? मोलर द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे द्रव्यमान संख्या लिख लेनी है, या फिर हम ऐसे बोलें कि ये वैल्यू आप रख लीजिए 16 AMU। इसको मल्टीप्लाई करना है, मोलर द्रव्यमान बोला है ना, तो सबसे पहले ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान लिख लेते हैं। पूरी डेफिनेशन लिखते हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान किससे इंटू करेंगे हम? Na से, अवोगाद्रो संख्या से करेंगे, तभी तो हमें मोल्स में वैल्यू मिलेगी ना, तभी तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास मिलेगा हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आया अभी? 16 AMU इंटू कर रहे हैं अवोगाद्रो संख्या से। अभी हमने ऊपर देखा था कि जब अवोगाद्रो संख्या इंटू AMU करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? 1। एक यही वैल्यू आती है। यहाँ पे 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? AMU साइड में लिख के लेते हैं, एक AMU लिख लेते हैं। 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम्स, किलोग्राम्स में, और ग्राम्स में कितनी होगी? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। ओके, एक AMU की वैल्यू क्या होती है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स में वैल्यू लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे ग्राम मोलर मास भी बोलते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं? ग्राम्स में वैल्यू ले रहे हैं एक AMU की। उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, 16 इंटू 1.66 10 टू द पावर -24 इन ग्राम्स इंटू Na। अब Na की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, अब ये वैल्यू आप जानते हैं, इन वैल्यूज को जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है क्या मिलता है? 1 मिलता है, ठीक है। तो जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है कितना आएगा? 1। उसके साथ ग्राम भी आएगा, तो ग्राम, तो 16 ग्राम क्या मिला हमें? इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। 16 ग्राम किसकी वैल्यू है? ऑक्सीजन के मोलर द्रव्यमान की वैल्यू है ना, ऑक्सीजन के मोलर द्रव्यमान की वैल्यू है, मोलर मास की वैल्यू है, ठीक है। इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा किस टाइप से करना है। सबसे पहले द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या तो हमें पता है, सिंपली ZX A की फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर द्रव्यमान संख्या दे रखी होती है तो A की वैल्यू ये होगी।
द्रव्यमान संख्या की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद किसी एक परमाणु का अगर हमें द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, कैसे ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान संख्या A से मल्टीप्लाई करते हैं AMU को, ठीक है। AMU की वैल्यू क्या होती है? एक मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर 1.66 10 टू द पावर -27 kg में, ग्राम्स में क्या होती है? 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम्स में। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक परमाणु का हमें द्रव्यमान मिल जाएगा। अगर आपको ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान चाहिए तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक मोल से। मोलर द्रव्यमान निकालना है ना, तो मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कितना होता है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर, जो कि होती है 6.022 10 टू द पावर 23। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी? 16 ग्राम्स। इसको आप साइड में ये भी लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इसको इरेज करके लिख लेते हैं कि इन वैल्यूज को हम क्या लिखते हैं? 16। ये तो हो गई AMU की वैल्यू, AMU, और ये हो गई अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू। और इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, हम जानते हैं। तो यहां से 16 ग्राम्स हमारा आंसर आया। उसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन का लेते हैं, ठीक है। 6C12। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किससे डिनोट करते हैं? द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं, जो कि कितनी है? 12 है। ओके, अब कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? A इंटू AMU, ठीक है। द्रव्यमान संख्या को जब आप AMU से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलता है? एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है? 20 AMU। ओके, कितना होगा? 20 इंटू 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम्स में। अब हम करेंगे कार्बन का मोलर द्रव्यमान, कितना आ जाएगा? 20 इंटू 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम्स इंटू 6.022 10 टू द पावर 23। इन दोनों को क्या लिखते हैं? ये तो AMU है और ये क्या है? Na। AMU इंटू Na की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, हम जानते हैं। इन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं क्या वैल्यू मिलती है? 1 मिलती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 12 ग्राम्स। ओके, जो कि क्या है? कार्बन का मोलर द्रव्यमान या फिर मोलर मास है। ओके, ये तो हमने बात की परमाणु की। ऑक्सीजन के परमाणु का भी निकाल लिया और कार्बन के परमाणु का भी। क्या निकाला? मोलर द्रव्यमान। इसे अणु का निकाल के देखें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं, किस तरीके से देखेंगे? लिख लेते हैं CO2। यहाँ पे इसकी द्रव्यमान संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो द्रव्यमान संख्या सबसे पहले देखते हैं कार्बन की। कार्बन C612। ओके, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। कार्बन तो एक ही है, कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 आ जाएगी। ओके, उसके बाद में किसकी निकालें? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की निकालेंगे A216, ठीक है। कितनी आई? 16। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 2, जो कितनी आएगी? 32। दोनों को ऐड करते हैं। कार्बन की द्रव्यमान संख्या, कार्बन की द्रव्यमान संख्या प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी आएगी? इसे टोटल कर लेते हैं। ऊपर देखो 12 प्लस 32 कितना आया? 44। ओके, द्रव्यमान संख्या तो हमने देख ली कि द्रव्यमान संख्या कितनी होगी CO2 की? 44 आएगी।
क्या करेंगे, इसके एक अणु का द्रव्यमान, यहाँ परमाणु नहीं, यहाँ पे क्या है, CO2 एक अणु है, तो एक अणु का द्रव्यमान देखेंगे। अणु का द्रव्यमान अगर आपको ज्ञात करना हो या फिर एक परमाणु का, दोनों एक टाइप से होगा। द्रव्यमान संख्या देख लो, द्रव्यमान संख्या को मल्टीप्लाई कर दो एक AMU से, तब आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, CO2 के एक अणु का, अणु ध्यान रखना है आप, है ना, अणु का द्रव्यमान कितना होगा, सबसे पहले क्या लिखना है, ए, द्रव्यमान संख्या और AMU इंटू AMU। द्रव्यमान संख्या 44 है, AMU क्या होगा 1.66 10 to the power minus 24 ग्राम्स। ओके, CO2 का मोलर मास, CO2 का मोलर मास, CO2 का मोलर मास या बोले मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 44 इंटू 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम्स। और अगर मोलर बोला है मतलब मोल, मोल की वैल्यू क्या होती है, एक अवगाद्रो संख्या, जो कि कितनी आएगी, कितनी आएगी इसकी वैल्यू 6.022 10 to the power 23। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये क्या है AMU, ये है Na, दोनों का मल्टीप्लाई होता है 1, क्या लिखेंगे 44 ग्राम्स, जो कि है CO2 का मोलर द्रव्यमान। ओके, ये मिला हमें मोलर द्रव्यमान। हाँ, तो क्या वैल्यू मिली हमें, CO2 का मोलर द्रव्यमान हमने ज्ञात किया, जो कि कितना मिला 44 ग्राम्स। ओके, और वैल्यू ग्राम्स में ही आती है। अगर आपको शॉर्ट नोट में याद रखना है, आप कैसे याद रखेंगे कि किसी परमाणु या अणु, परमाणु या अणु का मोलर द्रव्यमान अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, सीधा उसकी द्रव्यमान संख्या लिखें, द्रव्यमान संख्या, इसको आप मल्टीप्लाई करें, द्रव्यमान संख्या को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ग्राम से। ठीक है, ऊपर ग्राम्स देख पा रहे, ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा एक परमाणु या अणु का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इस तरीके से ज्ञात करेंगे। ओके, कैसे देखेंगे मोलर मास, मोलर मास ए क्या है, द्रव्यमान संख्या इंटू ग्राम्स, जी का क्या मतलब है, ग्राम्स। ओके, शॉर्ट नोट में आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, मोलर द्रव्यमान अगर आपको ज्ञात करना है तो उसकी वैल्यू ग्राम्स में आएगी, ग्राम्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, द्रव्यमान संख्या से, और वैल्यू हमें मिल जाएगी मोलर द्रव्यमान की, चाहे वो परमाणु हो या अणु हो। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें देखी, उन मेन बातों को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, किसी परमाणु का, परमाणु एक परमाणु या फिर अणु बोले, एक परमाणु या अणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, का द्रव्यमान क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या ए क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक AMU से। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, एक परमाणु या एक अणु के द्रव्यमान की। ओके, अगर हमें
मोलर द्रव्यमान देखना है, परमाणु या अणु का मोलर द्रव्यमान किस तरीके से देखेंगे? द्रव्यमान संख्या को आप मल्टीप्लाई करें ग्राम्स से, ठीक है, ग्राम से। यहां पे हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे द्रव्यमान संख्या इंटू जी, है ना, जी क्या है? ग्राम है। ओके, तो परमाणु का मोलर, परमाणु या अणु का, है ना, परमाणु या अणु का मोलर द्रव्यमान कैसे देखेंगे? A इंटू जी करके, ठीक है। द्रव्यमान संख्या को अगर आप ग्राम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आपको क्या वैल्यू मिलती है? मोलर द्रव्यमान की, चाहे आप परमाणु का निकाल रहे हैं या फिर अणु का। इसी वजह से ग्राम्स में आंसर आता है, इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको? ग्राम मोलर मास भी बोलते हैं या फिर ग्राम मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने लिख लिए। आगे की क्लास हम बाद में कल कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप क्लासेस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। इसके अलावा आरएनएम अकेडमी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं ना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और आरएनएम अकेडमी को, मतलब यूट्यूब पे आरएनएम अकेडमी को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और अगर समझ आ रहा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।